बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आप सब कैसे हैं? खैरियत से हैं? कैसी जा रही है आपकी स्टडीज़? हम लोग कंप्यूटर का जो टॉपिक कर रहे हैं, ये कंप्यूटर का जो चैप्टर कर रहे हैं वो सेकंड चैप्टर कर रहे हैं, जिसमें मज़ीद डेटाबेस की टर्म्स के हवाले से या उसमें जो प्रॉपर्टीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। तो लास्ट लेक्चर जो है वो आप लोगों का कैसा रहा, जिसमें हम लोगों ने सेकंड चैप्टर को स्टार्ट किया था, उसके बेसिक स्टेप्स किए थे फाइल मैनेजमेंट सिस्टम के, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के, और उसमें फील्ड्स को डिस्कस किया था। तो आप लोगों से उम्मीद है कि इंशाल्लाह अच्छा जा रहा है लेक्चर। जहाँ पे कहीं पर प्रॉब्लम आए बार बार आपको बताया जा रहा है कि उसको अंडरलाइन कीजिए, उसको नोट कीजिए, ताकि लाइव सेशन के दौरान में आप उसको डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग सेकंड चैप्टर का सेकंड टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो टॉपिक है टेबल और रिलेशन का। जैसे कि लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने पढ़ा था कि बहुत सी ऐसी टर्मिनोलॉजीज हैं, जैसे टेबल या रो को क्या कहा जाता है, टेबल को क्या कहा जाता है, फील्ड्स को क्या कहा जाता है। तो उनके नाम अब डिफरेंट जो हैं अपने यूजेज के हवाले से इस्तेमाल होते रहेंगे। आज हमारा टॉपिक है सबसे पहला टेबल। टेबल क्या है, या उसका रिलेशनशिप क्या है, या उसको क्या कहते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। तो सबसे पहले हम लोग ये बात करते हैं कि टेबल को हम लोग रिलेशन भी कहते हैं, क्योंकि बेसिकली डेटाबेस में अगर देखा जाए तो डाटा एंटर करने का काम होता है टेबल्स में, और जब टेबल्स को लिंक्ड करते हैं, जो बेसिक पर्पस होता है वो लिंक्ड का होता है, जिसमें हम रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं, और उसमें टेबल सबसे मेन सोर्स या मेन किरदार अदा करते हैं। तो टेबल की बात की जाए तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि टेबल को हम लोग रिलेशन भी कहते हैं। फिर उसके बाद टेबल क्या प्रेजेंट करता है, टेबल हमें बाकायदा किसी भी डाटा के बारे में, किसी भी एंटिटी के बारे में बाकायदा डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, और वो इंफॉर्मेशन जो है वो किसी भी एंटिटी के बारे में हो सकती है। ठीक है, और एंटिटी हमारे पास क्या हो सकती है, कोई भी पर्सन हो सकता है, ठीक है, कोई भी प्लेस हो सकती है, ठीक, फिर उसके बाद कोई भी थिंग हो सकती है हमारे पास, या कोई भी इवेंट हो सकता है जिसको प्रेजेंट करता है हमारा डेटाबेस। अब एंटिटी के बारे में मजीद डिस्कस करने की बात करें तो हमें पता है हमारा टेबल किस तरह से बनता है। हमारा टेबल बनता है इस तरह से, आप लोगों को ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है, लेकिन बार बार हम चूंकि इसी पे बात कर रहे हैं तो इसी के थ्रू हम एग्जांपल्स अपनी सेट करेंगे। हमारे पास होते हैं वर्टिकल इस तरह से कॉलम्स, ठीक है, जो कि बाकायदा किसको प्रेजेंट करते हैं, फील्ड नेम को। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाती है, फील्ड 1 आ जाती है, फील्ड 2 आ जाती है, फील्ड 3 आ जाती है, ये हमारे पास R1 R2 R3 आ जाता है। ठीक है, तो ये ऑलरेडी हमारे पास डिस्कस था कि ये टेबल डिपेंड करता है फील्ड नेम्स पे, और हर फील्ड के आगे रेलिवेंट जो है वो R1 हमारे पास रिकॉर्ड शो होता है, जो उससे रेलिवेंट एंटिटी से रेलिवेंट डाटा प्रेजेंट करता है। और रो और कॉलम का जो ये एक बॉक्स बनता है, इसको हम लोग बोलते हैं सेल, जिसमें बाकायदा उस एंटिटी के बारे में या जो भी एट्रीब्यूट हम ऊपर देते हैं उसकी डिटेल को एंटर किया जाता है रो और कॉलम के बीच में, और उसको हम लोग सेल कहते हैं। तो ये हमारे पास अगर देखा जाए फील्ड और कॉलम, हमारे जो कॉलम है और हमारा जो रिकॉर्ड है, जब ये कंबाइन हो जाते हैं तो ये पूरी फॉर्म हमारे पास उसकी एक रिलेशनशिप में बन जाती है, जिसको हम लोग टेबल बोलते हैं। और कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम को हम लोग क्या बोलेंगे, टेबल बोलते हैं। तो उसके साथ हर जो इंटरसेक्शन है, मतलब रो और कॉलम का जो एक मुकम्मल बनाता है, बॉक्स बनाता है, उसको हम लोग सेल बोलते हैं। तो ये टेबल की प्रॉपर्टीज चूंकि हम साथ साथ डिस्कस कर रहे हैं, आगे आ जाता है कि हमारे पास हर जो रिकॉर्ड है एक सिस्टम में, एक टेबल के अंदर जो है वो एक रो बन जाती है यहां से, जैसे मैंने R1 बताया, और इसी तरीके से हमारे पास जो है वो कॉलम जो है वो हेडिंग को डिफाइन कर रहा होता है, और हर जो एंटिटी है ये डिफरेंट एट्रीब्यूट्स को प्रेजेंट करती है, जिसमें उससे रेलिवेंट एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मौजूद होती है जो कि सेल के अंदर मौजूद होती है। तो फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में अगर बात किया जाए कि फाइल मैनेजमेंट सिस्टम जो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से कैसे डिफरेंट है, तो हमारे पास फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में भी हम लोग डाटा को स्टोर करते हैं। तो DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में जो डाटा को स्टोर करने का फॉर्मेट होता है वो हमारे पास टेबल की फॉर्म में होता है, जो कि फील्ड रिकॉर्ड की मदद से एक सेल की फॉर्म में हमारे पास आ जाता है, और पूरा एक टेबल जो है वो रिलेशन क्रिएट हो जाता है। अब अगर हम लोग बात करें, हमारे पास जो एट्रीब्यूट्स हैं या जो भी उसकी प्रॉपर्टीज हैं वो किस में आती हैं, वो हमारे पास कॉलम में आती हैं। उस एट्रीब्यूट से रेलिवेंट डाटा किस में आता है, वो रिकॉर्ड में आता है। तो ये पूरी आपकी DBMS की डिटेल्स हैं जो बार बार कहीं ना कहीं पे रिवाइज हो रही हैं। अब आगे अगर हम बात करें तो जो हमारा रिलेशन है या टेबल है वो DBMS का रिलेशनल DBMS कहलाता है। मतलब अगर हम लोग एक टेबल के अंदर डाटा बनाते हैं, एक रिलेशन क्रिएट करते हैं, उस रिलेशन को जब हम कंबाइन करते हैं, मर्ज करते हैं प्रॉपर एक प्रॉपर्टी के साथ, प्रॉपर एक जो उसके एट्रीब्यूट्स हैं उसके मुताबिक जब हम एक रिकॉर्ड बना लेते हैं, तो वो हमारा DBMS का रिलेशनल DBMS कहलाता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर कहलाता है।
अब इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होना जरूरी है, टेबल के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज का होना जरूरी है, जिसको हम लोग नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं कि वो प्रॉपर्टीज क्या कहलाती हैं हमारे पास। तो एक टेबल इन प्रॉपर्टीज के साथ ही बनाया जाता है और ये प्रॉपर्टीज उसकी इंपॉर्टेंट कहलाती हैं, जिसमें सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो हमारे पास ये टेबल है, लेकिन टेबल के बाद आगे उसकी प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, जिसमें सबसे पहले आ जाती है हमारे पास कि उसमें कोई भी डुप्लीकेट रोज एग्जिस्ट नहीं करती। डिस्कस करते जाते हैं नेक्स्ट एक एक करके प्रॉपर्टी को हमारे पास। फिर उसके बाद आ जाता है कि ऑर्डर ऑफ रोज जो है वो इनसिग्निफिकेंट होती हैं। नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो थर्ड प्रॉपर्टी आ जाती है इसी तरीके से हमारे पास ऑर्डर ऑफ कॉलम जो है वो भी इनसिग्निफिकेंट है। फोर्थ प्रॉपर्टी आ जाती है हमारे पास एट्रीब्यूट्स, जो हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को लिखते हैं फील्ड्स की सूरत में, वो हमारे पास जो है वो क्या होती हैं, एट्रीब्यूट्स एटॉमिक होना जरूरी है, यानी उस पर कोई भी ना कोई जो कांस्टेंट वैल्यू है वो होना जरूरी होती है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं कि नो डुप्लीकेट रोज एग्जिस्ट, यानी टेबल के अंदर हम कोई भी डुप्लीकेशन रो एग्जिस्ट नहीं कर सकते, उसमें फॉर्म नहीं कर सकते। उसकी एग्जांपल कैसे हो सकती है, उसकी एग्जांपल हम लोग यूं डिस्कस कर सकते हैं कि ये देखिए हमारे पास एक टेबल है, हमने इस टेबल को बनाया, ठीक है, उसमें हमारे पास ये फील्ड्स आ रही हैं, ठीक है। अब इसमें सपोज फर्स्ट करते हैं हमारे पास फर्स्ट फील्ड है रोल नंबर, सेकंड नेम है हमारे पास नेम का, थर्ड हमारे पास आ जाती है सपोज हम लोग लिखते हैं कि क्लास है। अब देखें अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ कि रो नंबर में हमारे पास पहली जो रो है उसमें हमने लिखा है 1, फिर अगली में लिखा हम लोगों ने 2, ठीक है, नेक्स्ट में लिखा 3। अब आ जाता है कि हम रो नंबर जो 1 है उसमें अगर लिखते हैं 1, जो हमारे पास बकायदा एक एंटिटी की जो है वो हम लोगों ने डाटा एंटर किया है, और नेम हम सपोज लिखते हैं कि नेम हमारे पास क्या है, अली, तो हम दोबारा से यहाँ पे 1 और इधर अली नहीं लिख सकते। इस सूरत हाल में क्या होता है कि रोज हमारी डुप्लीकेट हो जाती हैं, उसमें सेम डाटा होने की चांसेस होते हैं, जिसकी वजह से इनकंसिस्टेंसी बढ़ती है और हमारा डाटा करप्ट होने के चांसेस होते हैं। तो ये इसकी टेबल की प्रॉपर्टी है कि इसमें कोई भी रोज जो है वो डुप्लीकेट फॉर्म में नहीं आ सकती। हाँ, ये हो सकता है क्योंकि आपको पता है कि रोल नंबर एक यूनिक वैल्यू है, वो हम लोग नहीं सेम कर सकते, लेकिन नाम सेम हो सकते हैं, एक ही क्लास में एक ही नाम के, तो उनकी जो पहचान होती है वो होती है हमारे रोल नंबर। यानी हम कोई एक ऐसी फील्ड ले लेते हैं जो कि यूनिक वैल्यू प्रेजेंट करती है और उसको हम एज आप कह सकते हैं कि सिक्योरिटी की के तौर पर अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको हम लोग कंट्रोल करते हैं प्राइमरी की मदद से, जिसकी वजह से सेम डाटा जो है वो कभी भी कॉपी नहीं होता। तो ये हमारे पास आ जाती है कि नो डुप्लीकेट रोज जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती किसी भी टेबल के अंदर, और ये उसकी प्रॉपर्टी होती है। हमें कहीं पे भी जरूरत नहीं पड़ती कि हम अपनी रो को रिपीट करें या दोबारा से प्रेजेंट करें। फिर उसके बाद हमारे पास उसके लिए मैंने जैसे बताया कि कोई ना कोई एक ऐसी वैल्यू होती है जो कि उसकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक के तौर पर प्रेजेंट होती है, वो पहचान होती है, और वो पहचान हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, रोल नंबर। और रोल नंबर वाली जो कॉलम या फील्ड नेम होता है वहां पे जब हम अपनी एक सिक्योरिटी लगा लेते हैं, प्राइमरी की लगा लेते हैं, तो वो हमेशा हमें दोबारा से सेम डाटा एंटर होने से बचाती है, जिसकी वजह से हमारा डाटा करेक्ट हो सकता है। इसी तरीके से हम लोग अगर बात करें अपने इसकी ऑर्डर ऑफ रोज की या कॉलम्स की, सेम वही चीज आ जाती है कि हम लोग अगर फर्स्ट करें, अगर एट्रीब्यूट जो ऑर्डर ऑफ कॉलम्स हैं या ऑर्डर ऑफ रोज हैं ये सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं, सिग्निफिकेंट से मुराद ये मीनिंगलेस होते हैं। मतलब अगर फर्ज करें कि हम लोग अपने डाटा को प्रेजेंट कर रहे हैं, इसी एग्जांपल पे आ जाते हैं, तो मैंने 2 नंबर पे यहाँ पे जैसे नाम लिख देते हैं इरफान। हमारे पास एक टेबल है जिसमें बता देते हैं कि क्लास उसकी क्या है, हम कहते हैं जी ICS2 है, ये भी हमारे पास ICS2 है। हम क्या करते हैं, रोज के ऑर्डर को चेंज कर देते हैं, हम इसको ले जाते हैं ऊपर और 1 को ले आते हैं नीचे। तो उस सूरत में क्या होगा, जब हम चेंजिंग करेंगे तो देखिए 2 नंबर पे इरफान पहले आ जाएगा और उसकी क्लास भी क्या आ जाएगी, ICS2, ठीक है, और 1 वाला डाटा जो है वो चला जाएगा नीचे, और वो क्या था, अली, और उसकी क्लास भी क्या थी, ICS2। आपने देखा कि जब हमने रोज की तरतीब चेंज की तो रोज की तरतीब चेंज होने से 2 तो ऊपर चला गया, लेकिन 2 के ऊपर जाने से उसका डाटा भी चेंज हुआ। यानी ये नहीं किया उसने कि 2 ऊपर चला गया 1 नीचे आ गया तो बाकी की वही सारी एंटिटीज रही, वही डाटा रहा।
क्या होता है कि जब हम लोग रोज का जो सीरियल है या रोज की जो तरतीब है उसको चेंज करते हैं, तो उसके चेंज करने से बाकी का जो डाटा है वो भी चेंज होता है, वो खराब नहीं होता। जैसे आपने देखा कि मैंने 2 नंबर पे इरफान था, तो इरफान को जब चेंज किया तो 2 नंबर चेंज किया तो उसका डाटा भी चेंज हुआ, वो वहां पे नहीं रहा। यानी हम लोग अगर किसी भी एक चीज को पकड़ के चेंज करते हैं तो उससे रेलिवेंट आगे की डिटेल्स भी चेंज होती हैं, जिसकी वजह से हमारी रोज की जो तरतीब चेंज होने से हमारा डाटा जो है वो खराब नहीं होता। तो इसी वजह से इसको कहा जाता है कि ऑर्डर ऑफ रोज इज नॉट सिग्निफिकेंट, कि अगर हम रोज को रीऑर्डर करें, उनकी तरतीब को चेंज करें, तो वो डाटा को इफेक्ट नहीं करता। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास, क्योंकि ये जो बहुत ज्यादा क्यों जरूरी होता है, जब हम क्यूरीज बनाते हैं अपने डिफरेंट टेबल्स को, डिफरेंट टेबल्स के डाटा को लिंक करते हैं एक दूसरे के साथ, तो उसमें उसका ऑर्डर भी डिफाइन किया जाता है, उसकी जो तरतीब है उसको भी बताया जाता है कि किसको फॉलो किया जाए। फिर उसके बाद जब हम लोग अपने डाटा को इंसर्ट करते हैं, सपोज हमारे पास 2 तक डाटा एंटर था, अब हमने 3 में भी डाटा इंसर्ट करना है, तो उस सूरत में भी हमारे पास जो उसकी तरतीब है वो मैटर नहीं करती। हम अपनी तरतीब से हम उसके अकॉर्डिंग डाटा एंटर करते हैं, क्योंकि तरतीब के साथ साथ उसका डाटा कभी भी चेंज नहीं होता। फिर उसके बाद आ जाता है कि अगर हम इस टेबल को शेयर करना चाहते हैं बहुत ज्यादा यूजर्स के साथ, तो उसमें ये चीज मैटर नहीं करती कि डाटा किस तरह से ऑर्गेनाइज है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है कि जो किसी को हमने डाटा अप्लाई की है, जैसे 2 1 2 3 रोल नंबर हमारे पास यूनिक वैल्यूज थी, हमने उसके अकॉर्डिंग उसका डाटा एंटर किया है, तो मैटर क्या करता है कि जो चीज हमने जिसको असाइन कर दी है वो उसी की रहे, वो कभी भी चेंज ना हो। तरतीब चेंज होने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इसी तरीके से हम लोग बात करते हैं ऑर्डर ऑफ कॉलम्स की। ये हमारी रोज होगी ऑर्डर ऑफ कॉलम्स। जैसे हम इसमें प्रेजेंट कर लेते हैं कि ये देखिए हमारे पास ये टेबल था, उसमें हमारे पास पहले क्या आ रहा है, रोल नंबर, ठीक है, सेकंड पे क्या आ रहा है, नेम, फिर क्या आ रहा है हमारे पास, क्लास। तो ये हमारे पास तरतीब है ना, हम तरतीब लेके चल रहे हैं। लेकिन अगर हम इसको चेंज कर देते हैं, हम ले आते हैं क्लास पहले, फिर ले आते हैं नेम, नेम को थर्ड पे ले जाते हैं, यानी रोल नंबर को हम लोग ले जाते हैं सेकंड तरतीब में, क्लास को हम लोग ले जाते हैं 1 पे और नेम को ले जाते हैं 3 पे। तो इसकी तरतीब क्या होगी, जब हम इसकी तरतीब चेंज करेंगे तो टेबल में देखें हमारे पास क्या बनेगा। यहाँ पे अगर हमारे पास पहले क्या आ गई, क्लास, सेकंड पे आ गया हमारे पास रोल नंबर, थर्ड पे आ गया हमारे पास नेम, तो देखिए उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लास हमेशा आईसीएस 2 रहेगी, ठीक है, रोल नंबर हमेशा 1 रहेगा, नेम हमेशा जो है वो अली ही रहेगा, ठीक है। इसी तरीके से फिर क्लास आईसीएस ही रहेगी, रोल नंबर 2 रहेगा और नेम क्या रहेगा, इरफान ही रहेगा। तो क्या हुआ, इससे पता चला कि ऑर्डर ऑफ कॉलम्स भी इनसिग्निफिकेंट है, यानी अगर आप कॉलम्स की तरतीब चेंज करते हैं तो आपका डाटा कभी भी डिस्टर्ब नहीं होता, डाटा हमेशा सेम का सेम रहता है, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास 4th प्रॉपर्टी आ जाती है कि एट्रीब्यूट हैव टू बी एटॉमिक, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि जितने भी सेल्स हैं या रो कॉलम के जो इंटरसेक्शन है, जिसकी मदद से सेल्स बनते हैं, इसमें हमेशा एटॉमिक वैल्यू होनी चाहिए। इट मींस कि हम लोगों के पास जो एक वैल्यू अप्लाई कर दी गई है वो हमेशा वही वैल्यू रहनी चाहिए। जैसे सपोज हम लोगों के पास यहाँ पे अली लिखा हुआ है, तो हम अली की फर्दर कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं लिख सकते कि इसके फादर का नाम क्या है, इसके मदर का नाम क्या है। हम लोगों ने जो एक वैल्यू दी है वो हमेशा कांस्टेंट वैल्यू रहती है, हम इसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हमारे पास इसमें कॉलम या रो का जो इंटरसेक्शन बनता है, एक सेल के अंदर जो वैल्यू है वो कभी भी मजीद वैल्यूज के अंदर डिवाइड नहीं होती। जो एक वैल्यू उसको कांस्टेंट प्रोवाइड कर दी जाती है वो उसी के ऊपर अपनी कांस्टेंट वैल्यू के साथ चलती है। हम इसमें मल्टीपल वैल्यूज कभी भी एक सेल के अंदर एंटर नहीं कर सकते। जैसे इसकी एग्जांपल है कि नेम और एड्रेस में हम लोग हमेशा 2 फील्ड्स लेते हैं। जैसे हम ये नहीं कह सकते कि अली आईसीएस 2 से है, हम कह दें कि नेम की जगह पे अली के साथ ही लिख दें आईसीएस 2। आईसीएस 2 के लिए हमेशा उसको एक अलग फील्ड रिक्वायर्ड होगी, वो क्या है, क्लास। इसी तरीके से अगर हम लोग प्रेजेंट करना चाहें कि अली कौन से सिटी से बिलोंग करता है, तो सिटी की जब फील्ड बनाएंगे तो सिटी हमेशा यहाँ पे आएगा, अली के साथ कभी भी एक वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाती है कि हम जो टेबल की प्रॉपर्टीज हैं वो हमेशा एटॉमिक वैल्यूज लेती हैं, एक कांस्टेंट वैल्यू लेती हैं। हम उस प्रॉपर्टी के साथ कभी भी फर्दर प्रॉपर्टीज या फर्दर डाटा एंटर नहीं कर सकते एक सेल के अंदर, ठीक है। तो ये हमारे पास था टेबल। टेबल क्या है, रिलेशन क्या है, और टेबल और रिलेशन के अंदर जो प्रॉपर्टीज हैं वो किस तरह से प्रेजेंट होती हैं और उनकी क्या इंपॉर्टेंस होती है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग टेबल के बाद व्यू के ऊपर। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है व्यू। व्यू क्या होता है, तो व्यू अगर नाम से हम लोग प्रेजेंट करें तो डेटाबेस के अंदर व्यू होता है अपने डाटा को प्रेजेंट करना। मतलब आप लोग अगर एक या एक से ज्यादा डाटा के अंदर काम कर रहे हैं या टेबल के अंदर काम कर रहे हैं
तो उसके अंदर जब हमें स्पेसिफिक डाटा रिक्वायर्ड होता है तो उस डाटा को हम लोग कैसे लेके चलते हैं, तो वो हमारा कहलाता है टॉपिक, व्यू कहलाता है, और उसकी प्रॉपर्टीज को हम लोगों ने डिस्कस करना है। उसका तरीकाकार ये है कि हम लोग बात करते हैं, अगर हम लोग एक डेटाबेस बना रहे हैं और डेटाबेस बनाने के दौरान हम लोगों ने डिफरेंट टेबल्स बनाए हुए हैं और इन डिफरेंट टेबल्स के साथ हम लोगों ने लॉजिकल टेबल को लिंक किया हुआ है, ठीक है, और उसको हम लोग उसमें से रिजल्ट निकालना चाह रहे हैं। तो ये जैसा कि मैंने आपको बताया था, सपोज फर्स्ट करें हमारे पास ये एक टेबल है, ठीक है, और हम लोग कह देते हैं कि ये हमारे पास जो टेबल है ये सिंपल स्टूडेंट्स का बायोडेटा है, ठीक है, और उसमें हमारे पास फील्ड्स कितनी आ रही हैं, फील्ड 1 आ रही है, फील्ड 2 आ रही है, फील्ड 3 आ रही है। एक हमारे पास टेबल है जिसमें हम लोग कह देते हैं कि स्टूडेंट्स का फी का रिकॉर्ड है, ठीक है, उसमें भी हमारे पास 3 फील्ड्स आ जाती हैं। एफ हम लोग सपोज यहाँ पे जैसे F3 तक था तो इसको हम F4 नाम दे देते हैं, F5 दे देते हैं, F6 दे देते हैं, F से मुराद फील्ड है। तो आप लोग देखें कि अगर हमारे पास इस तरह से 2 या 2 से 3 टेबल्स रिक्वायर्ड हैं और हम लोग क्या करते हैं, इन व्यूज से, इन टेबल से अपने व्यू यानी जो हम लोग को डिजायर्ड डाटा होता है उसको निकालते हैं। उसको निकालने के लिए क्या करते हैं, एसक्यूएल को यानी स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हुए इन टेबल्स के दरमियान में लिंक्ड क्रिएट कर देते हैं। किसकी मदद से, एसक्यूएल की मदद से क्यूरी में जाके इनके लिंक क्रिएट कर देते हैं और फिर उसको डिफाइन करते हैं कि भाई ऐसा करो कि बायोडेटा में से मुझे F2 फील्ड का डाटा चाहिए और फी वाले डाटा में से मुझे F4 और F5 फील्ड का डाटा चाहिए। तो हमारे पास जो व्यू निकलेगा वो किसका निकलेगा, F2 का, F4 का और F5 का। तो हम लोग इसकी एग्जांपल इस तरह से लेके चल सकते हैं कि हमारे पास एक टेबल था, डायनामिक वर्चुअल टेबल था, जिसको हम लोगों ने कंप्यूट किया डेटाबेस में एसक्यूएल की मदद से, क्यूरी की मदद से, और उस व्यू को जब निकाला तो वो हमारे पास जो है एक फिजिकल स्कीमा निकल आता है, एक फिजिकल रिप्रेजेंटेशन निकल आती है जिसकी मदद से हम अपने डाटा को व्यू कर सकते हैं। तो अब जो व्यू आएगा हमारे पास, वो व्यू किस तरह से आएगा, वो इस तरह से आएगा। एक टेबल बनेगा, उसमें फील्ड नेम्स कौन कौन सी होंगी, F2 होगी, F4 होगी और F5 होगी, क्योंकि हमने इन दोनों टेबल को क्या कर दिया, क्यूरी की मदद से एसक्यूएल लैंग्वेज यूज करते हुए आपस में क्यूरी क्रिएट की, इन दोनों का लिंक बना दिया। हमने क्या, इसका पर्पस क्या था, व्यू करना, लेकिन किस डाटा का, जो हमें डाटा रिक्वायर्ड है, और वो डाटा क्या था, F2 था हमारे पास, F4 था और F5 था। और अब हमारा डाटा जो प्रेजेंट होगा वो थर्ड फॉर्म में इस तरह से प्रेजेंट होगा सामने, जिसमें से स्पेसिफिक फील्ड्स निकल के हमारे सामने प्रेजेंट हो जाएंगी, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो डेटाबेस व्यू का एक एग्जांपल आ जाती है जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, डाटा को प्रेजेंट करने के लिए इस तरीके से अपनी इंफॉर्मेशन लेके चल सकते हैं। तो इसका जब आप लोग रिजल्ट निकल सकते हैं व्यूज क्रिएट करने के दौरान, तो हम कहते हैं कि हमारा जो क्रिएट व्यू था वो किसके बारे में था, क्योंकि ये टेबल्स किसके बने हुए हैं, स्टूडेंट के बने हुए हैं ना, स्टूडेंट का बायोडाटा है, स्टूडेंट की फी है। तो हम लोग जब इसका डाटा निकालते हैं तो हम लोगों ने जो क्रिएशन करनी होती है वो किस तरीके से निकलेगी हमारी, कि हम लोग कहेंगे क्रिएट करें किसको, व्यू को। यहां पे मैं लिख देती हूं, ठीक है, क्रिएट किया हम लोगों ने व्यू, और वो किसका था, स्टूडेंट व्यू का। और इसको प्रेजेंट कैसे करेंगे, स्टूडेंट और इधर अंडरस्कोर व्यू। और एज कैसे प्रेजेंट होगा, हम लोग इसमें कह सकते हैं कि सिलेक्ट करो। सिलेक्ट किसको किया हम लोगों ने, आप बताएं मुझे। हम लोगों ने सिलेक्ट किया है F2 फील्ड को, ठीक है, फिर हमने सिलेक्ट किया है F4 फील्ड को, और साथ हमने सिलेक्ट किया है F5 फील्ड को। तो ये हमारी सिलेक्ट होगी, लेकिन कौन से टेबल से हम लोगों ने सिलेक्ट किया है, फ्रॉम किया है हम लोगों ने स्टूडेंट्स के टेबल से, ठीक है। और वहां पे हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, मजीद अगर हम लोग क्यूरी देना चाहें तो हम लोग फाइंड करना चाह रहे हैं, जैसे आप सपोज करो कि हमारे पास ये जो F1 फील्ड थी ये थी रोल नंबर की, ठीक है, F2 फील्ड थी नेम की, और F3 थी कि वो कौन से सिटी से लोकेट करता है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सिटी। अब सिटी में देखिए हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज लाहौर की भी हैं, हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यूज हैं वो सियालकोट की भी हैं, ठीक है, हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज हैं वो गुजरांवाला की भी हैं। तो हम यहाँ पे वेयर अपना डिफाइन कर देते हैं कि डिफाइन करो कि जो लोग सियालकोट में रहते हैं सिर्फ और सिर्फ हमें वो नजर आए, क्योंकि जब हम डेटाबेस की बात करते हैं तो हजारों की तादाद में डाटा यहाँ पे हमारे पास आ रहा होता है। तो इस हजारों की तादाद में जो डाटा हमें रिक्वायर्ड होता है उसमें से सिर्फ हम सपोज फर्स्ट करो हम निकालना चाह रहे हैं सियालकोट के स्टूडेंट्स,
तो वो क्या करेगा कि F3 से हमें सिर्फ आपकी जो सिलेक्शन आ रही है सिर्फ वो डाटा निकाल के देगा कि जो सियालकोट से स्टूडेंट्स हैं उनकी डिटेल पूरी आपको रिक्वायर्ड करके देगा। तो ये हमारे पास इसकी ये एक फार्मूला आ जाता है जिसके थ्रू हम लोग काम करते हैं। तो पूरे टेबल्स में से वो मर्ज करने के बाद हमें एंड पे जो फाइनल रिजल्ट देता है वो सिर्फ किसका देता है, जो कि स्टूडेंट्स सियालकोट से लोकेट करते हैं। तो ये हमारे पास इसका व्यू का फायदा आ जाता है या व्यू के जो एडवांटेजेस आ जाते हैं। और डिटेल्स क्या होती हैं हमारे पास कि रिलेशनल डाटाबेस के अंदर व्यू हमेशा जो है वो कभी भी फिजिकल स्कीमा का हिस्सा नहीं होता। हम लोग इसमें डाटा को जब चेंज करते हैं टेबल में तो वो साथ ही साथ व्यू में भी शो हो जाता है, क्योंकि हम लोग जो व्यू निकालते हैं वो भी किससे निकालते हैं, टेबल से निकालते हैं। टेबल का जो हम लोगों ने लिंक लगाया होता है उससे अपने व्यू को प्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे पास आ जाता है व्यू। इसके एडवांटेजेस क्या हैं वो पढ़ लेते हैं अब थोड़ा सा। कि व्यूज जो है वो अक्सर देखा जाता है कि टेबल के अंदर जो डाटा कंटेन होता है उसके सबसेट निकालते हैं, यानी उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को निकाल के प्रेजेंट किया जाता है। फिर उसके बाद हम इस व्यूज की मदद से क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, टेबल्स को सिंप्लीफाई कर सकते हैं एक वर्चुअल टेबल में। यानी मैंने क्या किया, एक या एक से ज्यादा टेबल्स में से स्पेसिफिक डाटा अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक निकाला। तो जब मुझे प्रेजेंट हुआ तो वो किस सूरत में प्रेजेंट हुआ, इसको हम लोग कहते हैं वर्चुअल टेबल, यानी जिसने हमें हमारी डिजायर्ड इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट कर दिया। फिर उसके बाद व्यूज को हम लोग एज एग्रीगेटेड टेबल्स के तौर पर भी प्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें क्या होता है कि डाटा जो है वो प्रेजेंट होता है हमें ऐड होके, ठीक है। और वो डाटा का, इससे मुराद आप ये कह सकते हैं कि मुख्तलिफ टेबल्स में से हमने जब डाटा निकाला तो उसका रिजल्ट जब हमें वर्चुअल टेबल में मिलता है तो वो हमारा एग्रीगेटेड टेबल्स कहलाता है, जिसके ऊपर हम डिपेंड कर सकते हैं। वो डाटा का हिस्सा ही होता है, उसमें डाटा कभी भी चेंज नहीं होता। डाटा जो असाइन कर दिया जाता है जिसको, वो उसी के साथ चल रहा होता है। फिर उसके बाद हम कहते हैं कि व्यूज जो हैं वो डाटाबेस की कम्प्लेक्सिटी को हाइड कर देते हैं। क्या मुराद है इससे, कि हमारे पास बहुत ज्यादा डाटा है लेकिन हम जब रिक्वायर्ड होता है स्पेसिफिक डाटा, तो व्यूज की मदद से जब हम लोग अपनी मर्जी का डाटा व्यू कर लेते हैं तो उससे क्या होता है, डाटाबेस की कम्प्लेक्सिटी कम हो जाती है। फिर व्यूज के लिए कोई भी एक्स्ट्रा स्टोरेज नहीं चाहिए होती, सबसे बड़ा एडवांटेज, क्योंकि हमें अलग से टेबल नहीं बनाना होता हमने, बल्कि जो ऑलरेडी हमारे टेबल्स बने होते हैं उनमें से स्पेसिफिक डाटा को उठा के प्रेजेंट करते हैं, तो वो कभी भी एक्स्ट्रा स्टोरेज नहीं लेता। और साथ ही साथ व्यूज की मदद से हम लोग सिक्योरिटी कंसर्न्स की तरफ भी जाते हैं। हमें ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है जिससे अनऑथराइज्ड एक्सेस, यानी जिनको इजाजत नहीं होती वो, क्योंकि जिन्होंने व्यू लेना है ना उनको प्रॉपर तरीका ट्रेनिंग मौजूद होती है जिसकी मदद से वो अपना डाटा व्यू करते हैं, कोई भी आम पर्सन उसको ओपन नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक था अभी का, टेबल्स का और व्यूज। उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हमें और आपको इस सफर में कामयाब करे। अपना और अपने घर वालों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह थर्ड चैप्टर के साथ। अस्सलाम वालेकुम।